हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर पे अपन ने बेसिकली डिस्कस किया था कि अलग अलग जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है। तो याद रखने को मैंने बोला था, जैसे डिस्क है, जैसे एक ट्रिक भी है, तुम लोग याद रख सकते हो इस तरीके से। छोटी सी ट्रिक है, ऋतिक ऋतिक रोशन, तो ऐसे कर सकते हो। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी, ऐसा। सिनेमा, देन टाइम ऋतिक रोशन, देन श्री, देन देवी। बाकी अपन को याद क्या रखना है, इस तरीके से। 2 सही किया है, 3 4, 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। ये है अपना ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट का कितना होता है, h/3, तो h तुम लोगों को याद रखना है वहां से। C है अपना सॉलिड कौन, सॉलिड कोन का क्या होता है, h/4, ठीक है। H है अपना होलो हेमिस्फीयर, याद हो तो होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। तो उसका कितना होता है भाई, r/2, ठीक है, सेंटर से ऊपर r/2। ये 2 3 4 यहाँ ना लिख के तुम्हें यहाँ लिखना है 2 3 4। फिर r इज बेसिकली, ऐसे समझो, तुम लोगों ने देखा होगा 2r/5, देन 3r/8, देन 4r/3/5। 2r/5 इज फॉर हाफ रिंग, हाफ रिंग दिए तो उसका सेंटर ऑफ मास 2r/5 है। ये सारी हाफ की डिस्कशन हो रही है, फुल का तो अपन को पता है सेंटर पे रहेगा, हाफ के लिए तुम लोग याद रख सकते हो। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी, पर सी इज द solid cone, T is the triangle plate, H is the rithic, that means hollow hemisphere, R is the hollow ring, S is the semi solid sphere, ठीक है, ये solid sphere का है 3r/8, D is the disc, ठीक है, और उसका 4r/3/5। डिस्क भी कौन सी, सेमी डिस्क, ऑब्वियसली इट इज सेमी, क्योंकि सेमी रहेगी तभी वो 4r/3/5 रहेगा, बाकी तो सेंटर पे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन याद रखेंगे इसको, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी। तो देखो याद, जब ये ऊपर वाला तो याद हो जाएगा, फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है, 2 3 4, देन 2 3 4, और इसको याद रख लेना है पाई, देन 8 एंड 3π, बस इसको एक बार याद रखना है, पाई 8 3π, याद रह जाएगा, एक दो बार यूज करोगे तो। बाकी H और R तो पता चल जाएगा किसकी बात चल रही है, ट्रायंगुलर प्लेट्स वगैरह की बात चल रही है तो यहाँ पर H आ जाएगा, और बाकी स्फीयर टाइप की बातें चल रही है तो चारों में बाकी में क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि हाउ टू रिमेम्बर द सेंटर ऑफ मास फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ये सारी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम थी, तो इनका सेंटर ऑफ मास तुम्हें याद होना चाहिए। अब इनको यूज करके कुछ सिस्टम्स के अपन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अपन को ऐसा दिया है कि अपना लेट्स से ये ओरिजिन है, इधर से एक स्क्वायर दिया है और इधर से एक ऐसे डिस्क है, ठीक है। ये पूरा एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ऐसे समझो, एक पूरा एक ट्रायंगुलर नहीं, ऐसे एक स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर है 0a, और ये वाली लेंथ a के बराबर है, और इसकी रेडियस भी जो है वो a के बराबर है, ठीक है, ये मुझे दिया है। तो इसका जो टोटल साइड है वो किसके बराबर है, 2a के बराबर है, ठीक है। मुझे ऐसा दिया हुआ है कि इसकी जो सरफेस डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी बताया था मैंने क्या होता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा दैट इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। मुझे इतनी चीजें पता है, मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम। देखो अगर नॉर्मल अपने पास सवाल आ गए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट पे रखा है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn divided by total mass,
ठीक है, तो उस तरीके से अपन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। बट लेट्स से कि अपन को कुछ ऐसा केस दिया हुआ है जिसके अंदर अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, दो अलग अलग है। ये एक टाइप की एक प्लेट है, ऐसे समझो, एक प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है, और उसके बाद उस स्क्वायर प्लेट के साथ एक सेमी डिस्क टाइप एक प्लेट दे दिया है। तो दिस इज बेसिकली स्क्वायर और ये है क्या अपना सेमी। तो इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमें एक चीज पता है कि अगर अपने पास स्क्वायर है, अगर किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें पता है, तो उसका मतलब ये है कि मैं ऐसा मान सकता हूं कि उस पूरी सिस्टम का जो मास है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। उसी को हमने बोला था सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो लेट्स से कि अगर ये सिस्टम की मैं बात करूं तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर का तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। तो इस स्क्वायर का जो पूरा मास है, लेट्स से मास ऑफ दिस स्क्वायर इज m1 and mass of this semi disk is m2. So m1 is the mass of this particular square which is concentrated at this point, and what is the location of center of mass for this particular semi disk? उसका मास है m2। और सेमी डिस्क के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मैंने बताया था सेंटर से यहां से 4r/3π पे होता है, ये वाली डिस्टेंस। तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का यही कहीं होगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू 4r/3π। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू है दैट इज a, सो विच इज बेसिकली 4a/3π। राइट नाउ इफ आई जस्ट ड्रॉ द नंबर लाइन फॉर दिस टू मासेस, ठीक है, m1 और m2 के लिए अगर अपन नंबर लाइन बनाएंगे तो m1 कहां पर है भाई? m1 है अपना ओरिजिन पे, देखो 0 0 पे है। एंड व्हाट अबाउट m2? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस क्या है, उसका पोजीशन क्या है? देखो तो ये वाला है और ये वाला एक और ऐड हो जाएगा, और y एक्सिस में तो कुछ आगे पीछे जा नहीं रहा, ठीक है। तो इसका पोजीशन है वो क्या हो जाएगा? a प्लस 4a/3π एंड 0। तो अपने पास दो मासेस है, दोनों के बीच के डिस्टेंस है ये वाली a प्लस 4a/3π। तो अपन आराम से उनके सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। मैंने ये वाली बात भी बताई थी कि अगर दो मासेस है m1 m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, लेट्स से द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज हियर, so this distance r1 that will be equal to m2r divided by m1 plus m2, which is the distance of center of mass from the first mass, and what is the distance of center of mass from the second mass, which is r2, that is equal to m1r divided by m1 plus m2। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्कशन अपन ने किया था टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एनी वन पर्टिकुलर मास। तो m1 m2 दिया है, बट m1 m2 अपन को देखो हमें सिग्मा दिया है विच इज द सरफेस डेंसिटी फॉर द एंटायर मटेरियल। अब सरफेस डेंसिटी का यूज कब आएगा? तो ये तुम्हें मास फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से मास की वैल्यू लिखूं तो मास किसके बराबर हो जाएगा? मास विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, एंड सिग्मा विल बी कांस्टेंट फॉर द एंटायर सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की बात करता हूं, ठीक है, तो स्क्वायर का मास लेट से है m1, ठीक है, तो उसका मास क्या हो जाएगा? सिग्मा फॉर स्क्वायर, सिग्मा तो देखो कांस्टेंट है, इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर, सिग्मा इनटू व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड की वैल्यू है 2a, तो 2a का स्क्वायर। देखो ये आधा है a, तो पूरी होती है ना साइड, तो विच इज बेसिकली 2a, तो ये कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर सिग्मा, या तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 सिग्मा a स्क्वायर, विच इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द स्क्वायर, एंड व्हाट इज द मास ऑफ दैट सेमी डिस्क। सेमी डिस्क के लिए मास लिखेंगे तो m2 क्या हो जाएगा? सिग्मा इनटू एरिया ऑफ डिस्क, ठीक है, और सिग्मा तो वही रहेगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ डिस्क? एरिया ऑफ डिस्क, इसका एरिया क्या होगा? आधा डिस्क है, अगर ये पूरा होता तो होता पाई a स्क्वायर, रेडियस है a, और आधा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई a स्क्वायर बाई 2, पाई a स्क्वायर बाई 2, राइट। तो ये अपना हो गया मास m1 एंड m2। m1 पता है, m2 पता है, तो मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चाहिए। अब लोकेशन जो भी आएगी दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, मतलब
ये ओरिजिन है तो लेट्स से कि ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो ये डिस्टेंस क्या होगी r1, तो हमें r1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाटएवर विल बी द वैल्यू ऑफ r1 दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो देखो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r1 0, ठीक है, तो अपन को बेसिकली क्या निकालना है r1, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी m2r, r is the distance between them, m2 into r divided by m1 plus m2, clear। m2 की वैल्यू है सिग्मा into pi a square by 2 into r, and the value of r which is the distance between both the masses, ठीक है, वो कितना है a plus 4r by 3 pi, ये वाला a plus 4a by 3 pi divided by m1 plus m2 दोनों masses का sum, so which is 4 sigma a square plus pi a square by 2 into sigma, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ध्यान से देखो, तो a स्क्वायर में उड़ा देता हूं पहले, है ना, a स्क्वायर उड़ा दिया, तो यहाँ से और सिग्मा भी उड़ा सकते हैं, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, देन a कॉमन 1 प्लस 4 बाय 3 पाई डिवाइड बाय, यहाँ से बचा 4 प्लस यहाँ से बचा पाई बाय 2, ठीक है। तो देखो 2 भी हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई a 3 पाई प्लस 4 डिवाइड बाय 3 पाई, राइट, और ये आ जाएगा 8 प्लस पाई, पाई पाई कैंसिल। तो देखो आंसर में सीधा ऊपर लिख रहा हूँ, r की वैल्यू लास्ट वाला अगर नहीं दिख रहा है तो r की वैल्यू आई है अपनी r1 की वैल्यू a 3 पाई प्लस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 8 प्लस पाई, है ना। तो इस तरीके से वी विल फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास फॉर सच सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर इस टाइप की सिस्टम दे रखी है। अब इसका और हार्ड बनाने के लिए यहाँ भी ऐसे प्लेट दे देंगे, यहाँ भी ऐसे प्लेट दे देंगे, यहाँ भी ऐसे प्लेट दे देंगे। तो जब भी अपन को जो भी हमें जैसे मैंने अभी बोला ऋतिक रोशन, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, तो इनमें से जो भी कोई ऑब्जेक्ट रहा है, अगर कोई भी आएगा तो उनका अगर अपन को सेंटर ऑफ मास पता है तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि वो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, जिसका मास जो है पूरा का पूरा उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड इफ यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उस पर्टिकुलर मास के कोऑर्डिनेट्स आराम से मिल जाएंगे। जैसे ये है, उसके कोऑर्डिनेट्स है a प्लस 4a बाई 3, ठीक है, इस टाइप के सवाल, जिसमें सारे ट्राइंगल कुछ भी दे सकते हैं भाई, सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। अब जैसे एक सवाल आता है जिसको देखो हमें कॉन्सेप्ट से करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में यूज होगा, तो आज मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। लेट्स से कि अपन को एक स्फीयर दिया है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं समझा रहा हूं, एक स्फीयर दिया है जिसकी जो रेडियस है, डिस्क दी है, लेट्स से ये डिस्क दी है, डिस्क के लिए मुझे दिया है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये एक सॉलिड स्फीयर है। मैंने क्या किया है, इस सॉलिड स्फीयर में से, सॉलिड स्फीयर नहीं है, डिस्क है, सॉलिड डिस्क, डिस्क वैसे सॉलिड ही होती है बट एनीवे सॉलिड डिस्क है, और यहां पर मैंने क्या किया है, उस सॉलिड डिस्क में से इतना पार्ट हटा दिया है। लेट्स से 2r रेडियस की सॉलिड डिस्क है, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, तो उसमें से मैंने r रेडियस का एक ऐसे एक सिक्का टाइप उठा लिया, ये इसका रेडियस है r, ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरे में मटेरियल है, मास है, यहाँ पे मास नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो अपन को निकालना है अभी कि व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। पहली बात यहाँ पर, जब भी ऐसे सवाल आए जिसके अंदर केवीटी हो, इनको केवीटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है।
हर एक चैप्टर के अंदर आएगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कैविटी प्रॉब्लम्स आएगी, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कैविटी प्रॉब्लम्स आएगी, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन के अंदर भी कैविटी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो वो हमें समझना है कि कैविटी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा विच इज द नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। नेगेटिव मास होता नहीं है, बट वी विल यूज इट टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाउ विल डू दैट? पहली बात, अगर ये पूरा डिस्क होता तो मुझे पता है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है इट विल बी एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, वो यहां पर रहता। बट यहां पर मास नहीं है। ठीक है, अब वो तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे तब रहेगा जब ये पूरी डिस्क होती। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि सेंटर ऑफ मास उस साइड पे होता है जहां पर मास ज्यादा होता है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं और सोच भी सकते हैं हम कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया होगा, क्योंकि इधर मास ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का मास गया। तो हम सीधा नहीं बता सकते कि सेंटर पे है फलाना ढिमका। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो लेट्स से अगर ये सिग्मा सरफेस डेंसिटी, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मास भर दिया, यहाँ पर मैंने एक डिस्क भर दिया, एक दूसरा डिस्क भर दिया जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सरफेस मास डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो देखो मेरे पास एक पूरा डिस्क आ गया ऑफ रेडियस 2r। अब मैं बोल सकता हूं कि उस ये जो पूरी जो डिस्क है उसका जो मास है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यस, बट हम ऐसे ही थोड़ी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने उसको वहां ऐड किया है, तो ऐसे ही थोड़ी कि भाई अपन को तो कैविटी दी थी, ये मास तो हमने ऐड किया है। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज विल ऐड दिस मास एंड विल आल्सो सबट्रैक्ट दिस मास। तो मैं ऐसा भी मानूंगा कि यहाँ पर सिग्मा सरफेस डेंसिटी, ऐसी ऐसी कोई एक आदमी है, उसको मुझे ऐसा समझो, उसको मुझे खाली रखना है। ठीक है, उसको मुझे जैसे मेरा दोस्त है, उसको मुझे हमेशा भिखारी रखना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 5 रुपए दूंगा और 5 रुपए खींच लूंगा, ऐसा कुछ है ना। तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, उसी टाइप की चीज है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है, वही मैंने चीज की है। यहाँ पर कैविटी थी तो पहले वो मास भरा, ठीक है, और वही मास मैंने हटा दिया, तो वापस वही वाली बात हो गई भाई, किसी जगह पे +1 -1 करोगे। जैसे बचपन में याद हो तो दोनों साइड स्क्वायर करने के लिए +1 दोनों साइड करते थे। ठीक है, इक्वल टू के दोनों साइड सेम टर्म ऐड करते थे या सबट्रैक्ट करते थे टू मेक द प्रॉपर इक्वेशन। तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। तो हमें पूरी डिस्क नहीं पता है, तो पूरी डिस्क के लिए मैंने क्या किया, उतना मास ऐड किया और उतना ही मास सबट्रैक्ट किया। तो अपने पास एक पूरी डिस्क यहाँ पर आ गई जिसका मास है वो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, और यहाँ पर एक डिस्क आ गई, देखो एक पूरी डिस्क आई, वो पूरी हो गई, उसका मास यहाँ पर है, और एक डिस्क आई यहाँ पर जिसका मास नेगेटिव है। ठीक है, और उसका मास भी कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसके सेंटर पे, बट उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव मास होता नहीं, किसी को बोल मत देना कि भाई प्रदीप सर ने पढ़ाया है कि मास नेगेटिव होता है। नहीं भाई, मास नेगेटिव नहीं होता है, ये जस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि जो पूरी डिस्क बन गई सिग्मा मास ऐड करने के बाद, उसका तो मास इसके सेंटर पे होगा यहाँ पर, और उसको बोल दो m1। m1 इज द मास ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस 2r, जिसकी रेडियस 2r है उसका मास है m1। तो देखो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा पता है मुझे, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ 1। एरिया ऑफ 1 मतलब एरिया ऑफ द बिगर डिस्क, क्योंकि इसका मास m1 माना है तो इसी का एरिया। तो 2r रेडियस की अगर मेरे पास डिस्क है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r स्क्वायर, विच इज 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर, 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर, विच इज द मास ऑफ दिस फर्स्ट डिस्क। ठीक है, पूरी पहले मैं नहीं लिख सकता था ये, क्योंकि यहाँ कैविटी थी, लेकिन मैंने वहां पर मास ऐड कर दिया, तो अब मैं लिख सकता हूँ 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर। अब मैंने जितना मास यहाँ पर डाला था उतना ही मैंने सबट्रैक्ट भी कर दिया। अगर उतना ही मास मैंने सबट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो मास है, इतने सरफेस एरिया में जो मास है, लेट्स से वो है m2, तो बता m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, सरफेस मास डेंसिटी क्या मानी है, सिग्मा, सॉरी माइनस सिग्मा, यहाँ पर थी सिग्मा। इतने से पार्ट के लिए ही है माइनस सिग्मा, क्योंकि मैंने उतना ही तो पार्ट ऐड किया है और सबट्रैक्ट किया है।
तो इट इज माइनस सिग्मा इनटू A2. A2 is the area of this one which is pi r square because इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, r की है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट. दैट विल बी आवर वैल्यू ऑफ M2 एंड M1. अब अपने पास वापस जो लास्ट वाला सम था उसके जैसा आ गया. M1 मास यहाँ पर है एंड M2 मास यहाँ पर है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है which is the distance between the center of these two sphere. ठीक है, दो स्फीयर डिस्क है, सॉरी, ये जो डिस्क है उनके जो सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा वही तो डिस्टेंस होगा M1 और M2 के बीच में. बिकॉज M1 क्या है, द मास ऑफ द एंटायर डिस्क, जो मैं मानूंगा कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है इस वाली जगह पे M1, और इसको थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लो. ठीक है, और ये जो M2 है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, वो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है. ये जो माइनस सिग्मा वाले जो मैंने ऐड किया उसके सेंटर पे, क्योंकि जो प्लस वाला था वो तो जो कैविटी वाली थी चीज उसको भरने में चला गया. अब देखो अपना मेन डायग्राम तो ऐसा था ना, यहाँ पे था मटेरियल, तो इतना जो पार्ट है उसके साथ मैंने जो ऐड किया वो बन के पूरा डिस्क बन गया. उसका मास है यहाँ पर, इसका मास है इसके सेंटर पे विच इज M2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R, ये वाली. ठीक है, तो आराम से मैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट निकाल सकता हूँ. ठीक है, लेट्स से इसकी वैल्यू R1 और इसकी वैल्यू R2. लेट्स से यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो देखो एक बात मैं और बताता हूँ कि मैंने जैसे बताया था कि मास जिस साइड ज्यादा होगा वहां पर सेंटर ऑफ मास रहता है. ठीक है, तो जनरली सेंटर ऑफ मास इसका इस साइड आना चाहिए, क्योंकि इधर तो कोई मास ही नहीं है भाई, इधर कोई मास ही नहीं है, तो यहीं पे आना चाहिए सेंटर ऑफ मास इस साइड. तो अगर मैंने इसको ओरिजिन माना है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम देखो M1 यहाँ पर है और M2 यहाँ पर है. मैंने माना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम यहाँ पर. ठीक है, बट दैट इज नॉट ट्रू, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर आएगी, लेकिन मैंने तो यहाँ पर माना है, तो हमारी जो R1 की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी. R1 इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तो इसके रिस्पेक्ट में हम जो भी वैल्यू निकालेंगे जो आएगी वो, अगर अपना पॉजिटिव आंसर आया तो ये करेक्ट है, नेगेटिव आया उसका मतलब सेंटर ऑफ मास इधर कहीं लाई कर रहा है. ठीक है, तो देखो M1 पता है, M2 पता है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1, दैट विल बी इक्वल टू M2R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. राइट, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे. M2 इज माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इंटू R इज कैपिटल R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 which is 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, हो गया ये. तो ध्यान से देखो तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल, so it will be minus R divided by 4 minus 1, so it is minus R by 3. माइनस R by 3 और माइनस आया इन द सेंस कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इस साइड नहीं. अब ये ओरिजिन है, अगर आंसर आता R0 R0 तो इधर होता, लेकिन आंसर आया माइनस R0. अगर कोई पॉइंट माइनस में एक्स एक्सिस में तो इधर आता है. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया माइनस एक्स इधर कहीं आएगा, तो M1 यहाँ पर है, M2 यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ कहीं. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है बच्चों, R by 3 के बराबर. तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया विच इज एट अ डिस्टेंस R by 3 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क. बड़ी वाली जो डिस्क है उसके लेफ्ट साइड में R by 3 डिस्टेंस पे रहेगा अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ. ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे कैविटी टाइप के प्रॉब्लम्स. अब ये जो कैविटी है वो अलग अलग फॉर्म्स में दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई स्क्वायर के अंदर तुम्हें कैविटी दे दी, ठीक है, इसके अंदर दे दी, तो ये तुम्हें फिर समझना है. तुम्हें हर इस टाइप के सवाल में यही करना है कि एक मास ऐड करना है और एक मास सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो तुम्हें इस मास की वैल्यू देखो नेगेटिव ली है मैंने, तो नेगेटिव भी लेनी पड़ेगी. वापस एक बार बताता हूँ, नेगेटिव मास होता नहीं है, हम एज्यूम करते हैं. ठीक है, जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे इस चीज को. अब देखो काफी बार हमें ऐसा हो जाता है कि सिस्टम जो है उसका मास जो है वो जैसे वेरी करता है, वेरी इन द सेंस कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, चेंज होता जाता है.
फॉर एग्जाम्पल देखो एक और बात मैं बताता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका यहां पर कोई मास है डीएम, छोटा सा मास है डीएम, ठीक है। अब ये जो डीएम एलिमेंट है उसका भी कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, एक ही मास है सिस्टम में। लेट्स से कि ये 5 kg का मार्कर है, वो मेरे हाथ में है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? लेट्स से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे? इसी पे है, ऑब्वियस सी बात है। तो लेट्स से डीएम मास है यहां पर, एंड उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो कोऑर्डिनेट है, उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y, एंड z कोऑर्डिनेट है z, तो इसका बेसिकली कोऑर्डिनेट है x y z, x y, and let's say z is in this direction. तो x y z are the coordinates of center of mass of the mass dm. Coordinates of center of mass of mass dm. dm मास का ये कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, ध्यान से समझना। अब अगर ये जो बॉडी है पूरी, उस पूरी बॉडी के लिए अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, मैंने क्या किया है, इस बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, छोटा सा मास लिया है, और उसके कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे x y z. Now I need to find out the center of mass of the entire body. So XCOM. What is XCOM? Capital XCOM. It is the x coordinate of center of mass for entire body. Entire body. सारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी होगा, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ मास, तो उसका कोई x कोऑर्डिनेट होगा, उसका कोई y कोऑर्डिनेट होगा, और उसका कोई z कोऑर्डिनेट होगा। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे मैंने बताया था, which is basically m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to mn xn, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन dm into x divided by integration dm, which is the value of XCOM. इसका यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। Integration dm into x, where x is the x coordinate of center of mass for this mass dm, of mass dm. उसी तरीके से अगर मैं y coordinate of center of mass निकालूंगा, it will be integration dm into y divided by integration dm, ठीक है। और उसी तरीके से ZCOM है, वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dm into z divided by integration dm. ध्यान से देखोगे, what is integration dm? Integration dm is the total mass of the system, ठीक है। This quantity is basically the total mass of the system. जैसे तुम्हें पता हो XCOM लिखा था हमने m1 x1 plus m2 x2 up to mn xn divided by m1 plus m2, तो ये जो टर्म था which is the summation of all the masses present, तो अगर मैं इंटीग्रेशन dm करूंगा तो क्या आएगा, m which is the total mass of the entire system, which is integration dm, और dm into x, ठीक है, वो यही टर्म है सारी, m1 x1 m2 x2 और उन सब का समेशन, ठीक है। अब इनका यूज कहां पे करना है, ठीक है, वो निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें कोई ऐसी एक बॉडी दे दी है, लेट्स से वी हैव अ टाइप ऑफ रॉड जिसका मास जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल मास इन द सेंस कि इस तरीके से एक रॉड है, उसका जो मास है वो लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स स्क्वायर की तरह चेंज हो रहा है। लैम्बडा इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। उसका मास यहां से यहां जाते जाते चेंज हो रहा है एक्स से, मतलब उसकी जो लीनियर डेंसिटी है वो चेंज हो रही है बेसिकली, तो मास भी चेंज होगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे? पहली बात, ये एक लाइन ऑब्जेक्ट है और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अभी मैंने इतना बड़ा रॉड बनाया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स से इसका लेंथ है कितनी, एल। तो ध्यान से देखो, एक अगर लाइन ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस पे लाई करेगा, ये बात तो माननी पड़ेगी। नहीं ऊपर होगा कहीं पे, नहीं नीचे होगा कहीं पे। अगर लाइन ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा।
अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई COM क्या होगा 0 और उसका जेड COM क्या होगा वो भी होगा 0। अब देखो मैं जो 3 फॉर्मूले बताए थे उसका यूज बताता हूँ, ठीक है। नाउ इफ आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स COM तो मैं क्या करूंगा, एक्स पे जाऊंगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा जिसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है बच्चों, dx है, ठीक है। पहला काम यही करना है इन सारे सवालों में। एक्स पे गया, छोटा सा एलिमेंट मान लिया dx। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेमड़ा की वैल्यू क्या है, लेमड़ा की वैल्यू है लेमड़ा नॉट इनटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो x है विच इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, ऐसा दिया है। तो इस वाले dx जो मास मैंने लिया है उसका इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है, छोटे से एलिमेंट का मास लेट से dm है, ठीक है। तो हमें पता है मास इज इक्वल टू क्या होता है, लेमड़ा इंटू लेंथ, क्योंकि मैंने पढ़ाया था लेमड़ा इज इक्वल टू m बाय l मास पर यूनिट लेंथ। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा लेमड़ा इंटू l, ठीक है। लेमड़ा की वैल्यू, अच्छा मास की वैल्यू है dm, लेमड़ा की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है लेमड़ा नॉट इनटू x स्क्वायर एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज dx। ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dx, सॉरी dx, राइट। तो यहां से dm की वैल्यू आ गई लेमड़ा नॉट इनटू x स्क्वायर dx। नाउ अगर मैं XCOM निकालू, देखो अब ये जो dm मास है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर ही है। तो इसका x कोऑर्डिनेट है कितना x, y कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये जो dm मास है उसका y कोऑर्डिनेट है 0 और उसी तरीके से उसका z कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो ZCOM और YCOM तो अपने आप ही 0 हो जाएगी क्योंकि y और z की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब XCOM की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dm। ये जो x था वहां पे जब y आता तो उसकी वैल्यू 0 थी, z आएगा उसकी वैल्यू भी 0 थी, ठीक है। अब x है तो क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन dm विच इज लेमड़ा नॉट एक्स स्क्वायर dx इंटू एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन लेमड़ा नॉट एक्स स्क्वायर dx, राइट, सिंपल सी बात है। तो x की लिमिट कहां से कहां है, x की लिमिट इन द सेंस पूरी लेंथ के अलोंग मुझे एलिमेंट निकालना है, तो 0 से l, 0 से l, 0 से l, लेमड़ा नॉट कॉमन है तो अंदर बचेगा x क्यूब dx, x क्यूब dx का क्या हो जाएगा x 4/4 और नीचे है x स्क्वायर dx, लेमड़ा नॉट वापस कॉमन तो आ जाएगा कितना x पावर 3/3, 0 to l, 0 to l, लेमड़ा नॉट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा l रेज टू 4/4 डिवाइड बाय l क्यूब बाय 3 आएगा 3l/4। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज समवेयर एट अ डिस्टेंस 3l/4 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले सारे फॉर्मूले यूज करेंगे अपन, ठीक है। और इसके जो सिमिलर टाइप के सवाल है अपन अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे।